नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का करेंगे दौरा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, एफएसएल, डीजीसीए और सीआईएसएफ की टीमें अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट पर मलबे का कर रही है निरीक्षण। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की हवाई सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक। हिज्ब उत तहरीर आतंकी साजिश मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। भोपाल और झालावाड़ में की छापेमारी। 5 लोकेशनों पर मारा छापा। डिजिटल डिवाइस जब्त, फॉरेंसिक जांच जारी। दिल्ली में आयुष मंत्रालय के योग कनेक्ट हाइब्रिड ग्लोबल समिट की शुरुआत। योग गुरु और स्वास्थ्य विशेषज्ञ समेत कई दिग्गज हुए शामिल। और ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज। दोनों देशों ने एक दूसरे पर किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायली रक्षा मंत्री कैट्ज ने ईरान को भारी कीमत चुकाने की दी धमकी। ईरान ने भी अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को बताया अर्थहीन। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में पीएम साइप्रस गणराज्य जाएंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। पीएम वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम के इस सम्मेलन में यह लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का यह पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेज प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के क्रैश होने के बाद से इसकी जांच का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर चाहे वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत हो रही जांच हो या फिर सरकार की तरफ से उठाए गए तमाम उपायों की बात हो। इस बीच आज नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने हवाई सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। नागरिक उड्डयन सचिव, डीजीसीए के महानिदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस बैठक में हवाई सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत हो रही है। और अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच और तेज हो गई है। इस हादसे की जांच की कमान भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम के हाथों में है। इसके साथ ही जांच के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है। उच्च स्तरीय कमेटी दुर्घटना के मूल कारणों का पता लगाएगी। ये यांत्रिक विफलताओं, मानवीय भूल, मौसम की स्थिति, विनियामक अनुपालन और अन्य कारणों सहित और दूसरे कारकों का भी आकलन करेगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश और इसके लिए उपयुक्त एसओपी तैयार करने पर उच्च स्तरीय समिति का फोकस रहेगा। एसओपी में इसके लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तरीके भी शामिल किए जाएंगे। जांच में अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB सहयोग कर रहा है, तो ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की भी मदद ली जा रही है। विमान हादसे के 28 घंटे के भीतर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बताया कि ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना स्थल की एक इमारत की छत से बरामद किया गया, जहां हादसे के समय विमान टकराया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक पोस्ट पर कहा कि ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीकी जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे के कारणों की गहराई से जांच की जाएगी।
और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि गांधीनगर में गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक साइंस की टीम लगातार विमान हादसे के पीड़ित सभी परिवारों के डीएनए सैंपलिंग का काम कर रही है। उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था। फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स है वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। और अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजकोट में आधे दिन के लिए बाजार बंद रखा गया है। विजय रूपाणी 2016 में गुजरात के सीएम बने थे और 2021 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है। विजय रूपाणी के कार्यकाल में गुजरात में विकास के कई बड़े काम हुए। और अहमदाबाद विमान हादसे के बाद मृतकों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीड़ितों के परिजन डीएनए सैंपल देने के लिए अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। डीएनए सैंपलों की जांच के बाद मृतकों की सटीक पहचान संभव हो पाएगी। और अहमदाबाद के मेघानी नगर में जिस हॉस्टल से प्लेन टकराया था, हॉस्पिटल के पीछे की सोसाइटी के प्रत्यक्षदर्शियों से डीडी न्यूज ने बातचीत की, जिसमें एक युवक ने बताया कि हादसे के समय वो अपनी छत पर अपनी पत्नी के साथ था। प्लेन पहले पेड़ और एक पोल से टकराता हुआ हॉस्टल से टकरा गया। इसके अलावा कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने विमान हादसे में फंसे लोगों की जान भी बचाई। अहमदाबाद के मेघानी नगर में इस समय हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखलाना चाहूँगा सामने प्लेन के पीछे का हिस्सा। आप देख सकते हैं कि प्लेन का वो पीछे का हिस्सा बिल्डिंग से जब टकराया तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनी। अभी भी वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आपको नज़र आ रही होगी, बाकी भी लोग वहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और मलबे को हटाने का काम चल रहा है। जब ये हादसा हुआ तब मैं और मेरी वाइफ टेरेस पे ही थे और जब देखा हमने तो प्लेन एकदम हमारे ऊपर से निकला और इतनी तेज हवा थी तो हवा की वजह से मेरी वाइफ तो नीचे गिर भी गई। और जैसे प्लेन आगे बढ़ा तो फर्स्ट वो एक पेड़ से टकरा। पेड़ से टकराने के बाद वो जो स्टूडेंट क्वार्टर्स है वहाँ कैंटीन है उसके ऊपर जाके गिरा और जाके हुआ तो बहुत बड़ा फ्लैश हुआ। फ्लैश इतना बड़ा था ना तो उसका फ्लैश 1 किलोमीटर के अंतर में दिखने लगा और धुआं तो इतना काला धुआं था ना, मंजर ही बहुत भयानक था। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं कि पेड़ के देखिए कुछ हिस्से नीचे पड़े हुए हैं टूटकर और साथ में पेड़ के अलावा एक वहाँ पर लोहे का वो क्या बना हुआ है जो लोहे का पोल था, वो एयर पोल था। आप देख सकते हैं कि वो विमान की जो पूंछ है वो आपको नजर आ रही होगी जहाँ पर वो टकराई थी। जब मैं खाना खा के टीवी देख रहा था और विमान की आवाज़ आई, जैसे आकाश जो बिजली पड़ती है ना, ऐसी आवाज़ आई थी विमान की। तो विमान हमने देखा के बाद एकदम नीचे था विमान, हमारे ब्लॉक से एकदम छूने वाला था। तो वैसे हम देखते देखते वहाँ जाके क्रैश हो गया। जो धड़का वहाँ पे तो हमने भाग के वहाँ गए तो बहुत बड़ी आग लगी थी और आग चालू थी। कितने लोगों की आपने जान बचाई? 7 से 8 लड़कों की जान बचाई है। हमारा 9-10 लोगों का ग्रुप था। ये मेघानी नगर गुजरात हाउसिंग बोर्ड बोलते हैं। हम लोगों ने पहले धमाके की आवाज़ सुनी तभी हम भाग के उधर चले गए। ये गुजरात हाउसिंग बोर्ड के सारे गार्डन के, राजेंद्र पार्क गार्डन के नियर बाई जो भी लड़के थे हम सब भागे उधर और मेज के ऊपर जितने भी लड़के थे ना, तभी हम ऊपर गए। लड़के बोल रहे थे हमको बचाओ। फिर हम ऊपर गए और ऊपर जाके बहुत बड़ी बड़ी पिल्लर ऊपर पड़ी थी। फिर हमने नीचे से दूरी रस्सी मंगा के पिल्लर को बांधा और खींच के पिल्लर के नीचे से लोगों का रेस्क्यू किया।
प्रत्यक्षदर्शियों को का जो कहना है, इन्होंने लोगों की जान भी बचाई और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना भयंकर हादसा हुआ था। और ये तमाम आपको एक बार मैं सोसाइटी दिखाना चाहता हूँ। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार ये सोसाइटी जो है वो दिखाएं, कितनी पास था इस हॉस्टल के ये सोसाइटी, और यहाँ के जितने युवा थे वो जान बचाने के लिए उन लोगों की भागे और युवाओं ने जो कोशिश की उससे कई सारे लोगों की जान बच गई। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। और एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर श्रद्धांजलि दी गई। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने बड़ा पलटवार किया है। ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के विभिन्न शहरों की तरफ दागी गईं। इस हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन बजने लगे और यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई शहरों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF ने बताया कि इजराइल में मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजाए गए और नागरिकों को शेल्टरों में रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बचाव दल ने इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं 34 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर बताया कि ईरान की तरफ से आने वाले ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इजराइल के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। और इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा है कि ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा था और इजराइल के हमले राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा थे। डैनी डैनन ने कहा कि ईरान कुछ ही दिनों में कई बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री का उत्पादन कर सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी मैककॉय पिट ने कहा कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। वहीं ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ बातचीत को व्यर्थ बताया है। ईरान ने अमेरिका पर इजराइल के हमलों में शामिल होने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली हमला वॉशिंगटन की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। वहीं अमेरिका ने ईरान के आरोपों को खंडन किया है। अमेरिका ने कहा है कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। और अब बात योग की। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट 2025 वैश्विक योग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी पहुंचे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग कई बीमारियों से बेहतर तरीके से निपटने में कारगर है। यही वजह है कि दुनिया भर में योगाचार्य की मांग बढ़ रही है। हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहां तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्तियों के कौशल्य में भी सुधार करता है और इस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है। क्योंकि दुनिया भर में प्रशिक्षित योगाचार्य की मांग बढ़ रही है और जिसके लिए हमें प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। और इस मौके पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग तनाव से भरे जीवन में आत्मिक शांति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि योग आयुर्वेद से इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सरकार और विभिन्न प्राइवेट संस्थान देश की इस आयुर्वेद की थाती को विश्व कल्याण के लिए एक तरफ जहां नियोजित करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भारत के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो उसके कारण से खड़ा हो रहा है। और आने वाले समय में भारत सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर, भारत हमारी इस पुरानी परंपराओं के आधार पर
भारत हमारे इस पुराने ज्ञान और सांस्कृतिक वैभव के आधार पर, इस कल्चरल प्रोग्रेस के आधार पर एक नई इकोनॉमी, जिसको आज पूरे विश्व के वर्टिकल पे एक नए ऑरेंज इकोनॉमिक वर्टिकल के रूप में पहचान मिली है, उसमें विश्व का नेतृत्वकर्ता बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के महिला शिक्षा महाविद्यालय की छात्राओं ने एक योग शिविर का आयोजन किया। महिलाओं के लिए योग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मुथुनगर समुद्र तट पर 1 घंटे तक योग किया गया। योग शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करने का एक तरीका है। कॉलेज की छात्राओं ने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, क्रिया योग, अष्टांग नमस्कार, विक्रम योग जैसे विभिन्न आसन किए। इस मौके पर योग साधक सुकन्या राजावेल का कहना है कि योग महिलाओं को स्वस्थ रहने में बहुत लाभ पहुंचाता है। इस आधुनिक युग में प्रत्येक महिला को इसे अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने प्रतिबंधित हिजबुत तहरीर से संबंधित आतंकी साजिश मामले में आज मध्य प्रदेश के भोपाल और राजस्थान के झालावाड़ में कई स्थानों पर तलाशी ली। भोपाल में 3 और झालावाड़ में 2 लोकेशन पर ये तलाशी अभियान चलाया गया। एचयूटी और उसके सदस्यों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में एनआईए की जारी जांच के तहत ये कार्रवाई की गई है। एनआईए की टीमों ने तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस जब्त की और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। कमजोर मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने की हिजबुत तहरीर की साजिश थी। साजिश के तहत युवाओं को भारत के लोकतंत्र के खिलाफ हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस मामले में एनआईए की जांच जारी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर ओबीसी सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी 3 दिनों के भीतर देने की मांग की है। एनसीबीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा कि दिनांक 22 दिसंबर 2023 को दिए गए नोटिस के पिछले उत्तरों और दिनांक 19 फरवरी 2024 के आपके पत्र के संदर्भ में, जिसमें सूचना प्रदान करने के लिए 3 से 6 महीने की समय सीमा मांगी गई थी, 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आवश्यक जानकारी अभी भी लंबित है। एनसीबीसी ने लिखा कि संज्ञान में आया है कि विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर 27 मई 2025 और 3 जून 2025 के अधिसूचनाओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल की राज्य ओबीसी सूची में कई जातियों को उपवर्गीकृत और अधिसूचित किया गया है। अधिसूचनाएं ये बताती हैं कि ये अभ्यास विस्तृत सर्वे पर किए गए हैं। सर्वे के लिए प्रोफार्मा की एक प्रति भी संलग्न की गई है। आयोग ने लिखा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चाहता है कि पश्चिम बंगाल राज्य आयोग की सिफारिशों के साथ साथ सर्वे रिपोर्ट, विशेष रूप से प्रोफार्मा की बिंदु संख्या 13C, 13D और 19A से संबंधित जानकारी सभी सहायक दस्तावेजों के साथ 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए। ममता बनर्जी सरकार द्वारा एक कथित सर्वे के बाद ओबीसी सूची में अतिरिक्त जातियों को, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम जातियां हैं, शामिल करने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने ये पत्र लिखा है। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड हुई। इस ऐतिहासिक अवसर पर श्रीलंका के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसांथा रोड्रिगो बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने भी अपने सैन्य जीवन की शुरुआती ट्रेनिंग आईएमए से ही ली थी। वो दिसंबर 1990 में आईएमए से पास आउट हुए थे। अब लगभग 34 साल बाद वो इस ऐतिहासिक मैदान पर बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर लौटे हैं। इस कार्यक्रम में 419 ऑफिसर भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। कुल 451 कैडेट पास आउट हुए, जिनमें 32 अन्य देशों के हैं। परेड के दौरान विभिन्न पुरस्कार भी वितरित किए गए। आज पीपिंग और ओथ सेरेमनी के साथ ही 156वें रेगुलर कोर्स और 139वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कुल 451 ऑफिसर कैडेट सेना में शामिल होंगे। आज के परेड के साथ ही आईएमए के नाम देश विदेश की सेनाओं को 66,000 से अधिक सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। इनमें मित्र देशों को दिए गए करीब 3,000 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। आपके ठीक सामने परेड ग्राउंड के उस पार 2 अफसर कैडेट्स आईएमए बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार से मार्च कर रहे हैं। वे फ्लैग कॉर्पोरल शुभम रावत और फ्लैग कॉर्पोरल अंकित हैं। और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने तेलंगाना में डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में भारतीय वायुसेना की संयुक्त स्नातक परेड में भाग लिया। फ्लाइट कैडेटों के नवीनतम बैच के प्रशिक्षण के पूरा होने के उपलक्ष्य में इस संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन किया गया।
समारोह के दौरान एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के विभिन्न शाखाओं के स्नातक कैडेटों को और एक मित्र देश के कैडेट को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया। एयर चीफ मार्शल ने सभी कैडेटों को शुभकामनाएं दी। At the outset, I must compliment all on parade for an outstanding performance with immaculate turnout and crisp drill movements. Everyone here will agree that what we saw today was not just a display of military precision, it was a reflection of unwavering spirit of the Indian Air Force. I would like to congratulate all of you for successfully completing the rigorous training and being commissioned as officers. Special congratulations to the officers from Indian Navy, Indian Coast Guard, and the trainee from Vietnam for earning the coveted wings. Let me tell you that we are as proud of you as your own services. Hope you will take back happy memories of your stay here to cherish, and your training here will serve to strengthen the bond between Indian Air Force and your service. और यहाँ के बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be out above. दादी, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आना सागर झील की सफाई की गई। इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर श्रमदान किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। और पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी के तेवर से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि झुलसा देने वाली गर्मी और तपिश का दौर अब खत्म हो रहा है। अगले 3 दिनों तक आसमान पर बादलों की आवाजाही रहेगी और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। इससे तापमान में कमी आएगी। इस बीच दिल्ली में पिछले 4 से 5 दिन से भीषण गर्मी और लू का कहर है। राजस्थान के श्री गंगानगर में कल सबसे अधिक 49.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी तापमान 44 और 45 डिग्री के पार था। और दरअसल मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना भी जताई है। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 और 15 जून यानी आज और कल तापमान में गिरावट आएगी। इन दिनों के लिए थंडरस्टॉर्म विद रेन का पूर्वानुमान है, जिससे मौसम राहत भरा रहेगा। 16 और 17 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके साथ ही 18 और 19 जून को भी गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। मॉनसून की बात की जाए तो मॉनसून की रफ्तार फिर से तेज हुई है। मौसम विभाग की माने तो समय से पहले 25 जून तक इस बार मॉनसून दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। इस साल मॉनसून 24 मई को ही केरल पहुंचा है, जो कि 2009 के बाद सबसे जल्दी शुरुआत मानी गई है। इसके बाद मॉनसून ने तेजी से महाराष्ट्र, मुंबई और पूर्वोत्तर भारत को 29 मई तक कवर कर लिया। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत आसपास के हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है।
तेज हवा और गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही है। वहीं यूपी के गोरखपुर और मुरादाबाद में भी बारिश हुई है। और पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कई हिस्से बारिश में भीग गए हैं। धर्मशाला में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है। पिछले हफ्ते शिमला समेत तमाम इलाकों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया, जिसकी वजह से भीषण गर्मी का यहां लोगों ने एहसास किया। लेकिन अब बारिश की फुहारों से तापमान में गिरावट आई है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। आइए आपको बताते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्त चढ़ाने के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रक्त चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। क्यों आवश्यक है रक्तदान करना, स्वैच्छिक रक्तदान की क्या उपयोगिता है और कैसे होती है रक्तदान की प्रक्रिया, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। इसका उद्देश्य है रक्तदान के महत्व के विषय में जानकारी देना और सभी को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए जागरूक करना। रक्तदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। हम जब भी आप किसी भी रक्तदान केंद्र में आते हैं तो हम आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपकी हेल्थ चेक करते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, उसके बाद फिर आपसे रक्त लिया जाता है। एक बार जब आप रक्तदान करते हैं तो उसको दोबारा आपके शरीर में पूरा तरीके से बनने के लिए 3 महीने का समय लगता है एक मेल में, जबकि फीमेल में 4 महीने का समय है। एक नॉर्मल इंसान के शरीर में 5000 से 6000 ml का रक्त होता है, 5 से 6 लीटर का। उसमें से 350 या 450 ml रक्त निकलता है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होती। रक्त हमारे शरीर में उपस्थित जीवनदायी तरल पदार्थ है जो जीवन का आधार है। रक्त मानव शरीर के लिए आवश्यक है। रक्त एक शारीरिक तरल संयोजी ऊतक द्रव है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार प्रवाहित होता रहता है। रक्त प्लाज्मा व रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से श्वसन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। रक्तदान एक सरल प्रक्रिया है जिसमें लगभग 20 मिनट का समय लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान रक्तदाता को किसी प्रकार की समस्या या तकलीफ नहीं होती। वो आधे घंटे में ही घर जा सकता है। रक्तदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 65 साल से कम है। रक्तदान से पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपने कुछ खाना खाया हो और पानी अच्छे से पिया हो। अगर आपको कोई लंबी बीमारी चल रही है, जैसे दिल की बीमारी है या दिमाग की बीमारी है, या आपको कोई कैंसर है, कोई हार्ट अटैक पहले आया हो, तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं या आपको कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, लेकिन आप दवाइयों के बेसिस पे वो कंट्रोल्ड है, कोई इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तो आप उसमें रक्तदान कर सकते हैं। आप आगे आइए, वॉलंटरी स्वेच्छित रक्तदान करिए। स्वेच्छित रक्तदान बहुत ही सुरक्षित रक्तदान होता है, उससे आप करिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उससे जो हमारे मरीज हैं उनको जो कंटिन्यूसली आपके रक्त के बेसिस पे ही जिंदा रह सकते हैं, जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया पेशेंट, तो उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। खून की मात्रा डोनर के सरप्लस ब्लड से ली जाती है जो 21 दिन में दोबारा बन जाता है। हर स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। 1 यूनिट रक्त में 4 लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचा सकता है। रक्तदान अवश्य करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।